ध्यान से देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है मैट्रिक्स का, वो पढ़ना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे लीनियर इक्वेशन आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में भी सॉल्व किया था क्रेमर रूल से, ठीक है। तो उसी तरीके का हमारा यहाँ भी है, जिसको हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स को यूज करके, ठीक है। अब इसमें क्या है, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। सबसे पहले देखना कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, पहले कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है मैं एक बार बता देना चाहूंगा। आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है क्लास 8-9 में? जैसे पढ़ा बहुत है। बढ़िया, पढ़े थे। दो लाइन के बीच में जो है हमेशा तीन कंडीशन हो सकता है। अगर लाइन 2D में है तब, हम 2D की बात कर रहे हैं, 3D की बात करेंगे तो और कंडीशन आएगा। मान लेते हैं हमारे पास दो लाइन है, लाइन पे क्या कंडीशन आ सकता है, मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन ऐसे है और दूसरा लाइन ऐसे है, तो दोनों लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। मान लेते हैं एक लाइन ऐसे है और दूसरा लाइन इसके ऊपर से है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर लाइन, ठीक है। तीसरा कंडीशन मान लेते हैं एक लाइन हमारा ऐसे है और दूसरे लाइन जो है उसके ऊपर ऐसे है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। दो लाइन के बीच में तीन कंडीशन आता है, एक होता है इंटरसेक्टिंग, ठीक है, एक होता है कोलिनियर और तीसरा होता है पैरेलल, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले आता है सॉल्यूशन की बात। अगर दो लाइन के बीच में सॉल्यूशन की बात करता है, तो यानी कि दो लाइन एक दूसरे को कहां पे टच कर रहा है, एक दूसरे को कहां पे छू रहा है, एक दूसरे को कहां पे मिल रहा है, तो उस तरीके की चीजों को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन इन केस ऑफ टू लाइंस, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं दो इंटरसेक्टिंग लाइन हूं तो दो लाइन जो है एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, दो लाइन को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। और अगर हम दो कोलिनियर लाइन की बात करें तो दोनों एक दूसरे को हर पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कि एक लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ का होता है, यानी कि एक दूसरे को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। और तीसरा वाला हम लोग कंडीशन देखते हैं, जो है हमारा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के केस में क्या हो रहा है, दोनों लाइन जो है इस तरीके से जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, उस हिसाब से बताइए कि अगर एक इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ तो दोनों के बीच में कितना सॉल्यूशन आएगा, दो लाइन के बीच में? एक सर। एक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर कोई चीज एक होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। उसके बाद दो लाइन अगर एक दूसरे को इनफाइनाइट जगह पे टच कर रहा है, यानी कि इनफाइनाइट तक दोनों लाइन जा रहा है और इनफाइनाइट मतलब टच हो रहा है, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो उस कंडीशन को बोला जाता है कि इसके बीच में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। दूसरा चीज, अगर दो लाइन पैरेलल है तो एक दूसरे को कहीं टच ही नहीं कर रहा है, तो यानी कि एक दूसरे के बीच में कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जब सॉल्यूशन आ रहा है, चाहे एक सॉल्यूशन आ रहा हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा हो, अगर सॉल्यूशन आता है तो उस केस को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, उस केस को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या, सॉल्यूशन आ रहा है, चाहे एक सॉल्यूशन आ रहा हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा हो, अगर दो लाइन एक दूसरे को टच कर रहा है यानी कि सॉल्यूशन आ रहा है, तो उस सिचुएशन का नाम होता है कंसिस्टेंट। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को एक बार भी टच नहीं कर रहा है, तो यानी कि नो सॉल्यूशन, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ध्यान से याद रखेगा, हमने ये चीज पढ़ा है कि कंसिस्टेंट किसको बोला जाता है, अगर सॉल्यूशन आता है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, चाहे वो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए चाहे वो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आए। उसके बाद हमारे पास आता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट। वही चीज यहाँ पे बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज वन और मोर सॉल्यूशन। अभी हमने वही देखा कि अगर एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन आया तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या होता है, if a given system of equation is said to be inconsistent if it has no solution, ठीक है। कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो चलो हमने तो ये बनाया नहीं, हमने ये कंडीशन बना दिया। अब ध्यान से देखिएगा, अब इस केस में क्या होता है, सबसे पहले समझिएगा, इस उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसके इक्वेशन को समझेंगे।
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, एक साथ बहुत सारे इक्वेशन अगर होता है उसको हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए। हम क्या करते हैं, तीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, तीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर ले लेते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d, हम ऐसा ले रहे हैं d1। ठीक है, हमने ये डिटरमिनेंट में क्या हुआ था। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2z आई प्लस c2z इज इक्वल टू d2। ठीक है, फिर उसके बाद a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। उसके बाद हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरीके से दिया गया है, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक मैट्रिक्स मान लूं ए, ठीक है समझिएगा, और वो मैट्रिक्स में क्या मान लूं कि इसका जो भी कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड का वो मान लेता हूं, जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, और उसके बाद जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड, उसको मैं एक अलग सा इक्वेशन मान लेता हूं इस तरीके का। ठीक है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं एक अलग सा इक्वेशन, अलग सा मैट्रिक्स मान लेता हूं बी, और उधर लिख देता हूं d1 d2 और d3। ठीक है, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया 3/3 मैट्रिक्स का। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, 3/1 का मैट्रिक्स हो गया। कितने का मैट्रिक्स हो गया, 3/1 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, तीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक दिया हुआ है जिसमें तीन इक्वेशन है, और उसमें हमने क्या किया कि जो भी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट था उसको एक साइड लिख लिया, एक अलग सा मैट्रिक्स बना दिया जिसका नाम दे दिया हमने ए। जो भी एक्स वाई जेड था उसको एक हमने अलग सा मैट्रिक्स बना दिया जिसका नाम दे दिया एक्स, कैपिटल एक्स, और उसमें हमने एक्स वाई जेड को लिख दिया। एक तीसरा मैट्रिक्स बना दिया जिसका नाम दे दिया हमने बी, और जिसमें जो भी कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है। और एक चीज देखिएगा, कांस्टेंट टर्म को जो है मैं इक्वेशन के राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, जितना भी कांस्टेंट है उसको इक्वेशन के राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ। अगर ऐसा होता है तो उसको हमने ले लिया बी। ठीक है, अब ये जो हमारा इक्वेशन लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, अगर हम एक मैट्रिक्स मान लें तो ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन लिखा गया है, इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स को एक अरेंजमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऐसा कर दूं कि a इंटू एक्स इक्वल टू बी, ये जो तीनों मैट्रिक्स हमने लिया, इन तीनों मैट्रिक्स को अगर मैं a इंटू एक्स इक्वल टू बी कर दूं तो मेरे को ये ऊपर वाला तीन इक्वेशन ही मिल जाएगा। ये जो ऊपर वाला तीन इक्वेशन है यही हमको मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, आइए ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं इसको अगर मैं फिजिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ इस तरीके से, तो a का मतलब कितना आ जाएगा, a का मतलब आ जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, इक्वल टू x, x का मतलब क्या होगा, x y z, इक्वल टू कितना b, b का मतलब कितना है d1 d2 d3। आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हुआ है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये a1x प्लस b1y प्लस c1z आ जाएगा। ये आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z आ जाएगा। ये a3x प्लस b3y प्लस c3z आ जाएगा। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, d1 d2 d3। ठीक है, और दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हो, हमें पता है उसका हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, मतलब इन दोनों से हमारा क्या आ जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, और a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। यानी कि ये हमने एक, हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ था। ठीक है, एक इक्वेशन दिया हुआ था, उस इक्वेशन का कुछ कुछ कोफिशिएंट को मैंने एक मैट्रिक्स के अरेंजमेंट के फॉर्म में लिखा और एक कंडीशन के फॉर्म में लगा दिया यहाँ पे। तो फाइनली देखने को मिला, अगर हम इस कंडीशन में मैट्रिक्स को रखते हैं,
जो ऊपर से हमने जो कोफिशिएंट लिया उसको अगर इस कंडीशन में रखते हैं तो हमारा ऊपर वाला मैट्रिक्स ही वापस से आ जाता है। यानी कि हम इसको ये बोल सकते हैं कि ऊपर वाला जो 3 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर वाला जो 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इन तीनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स के अरेंजमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? यस सर, आगे। बोला कीजिए। अब देखिएगा ध्यान से, हमने क्या किया, जो हमें लीनियर इक्वेशन दिया गया था उसको हमने किसी किसी मैट्रिक्स के फॉर्म में बना लिया और उस मैट्रिक्स को एक इक्वेशन बना लिया। अब देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड को यूज करके हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास 3 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो हमारे पास कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहेगा। इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स मान लेंगे ए जो होगा क्या होगा, इसके सारे कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा a1 a2 सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। ठीक है, ये हमारा a हो जाएगा। इसमें जो x मानेंगे हम लोग, x हम लोग किसको मानेंगे, x y z, और इसमें जो b मानेंगे वो b हमारा क्या आ जाएगा, d1 d2 और d3। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स दिया गया है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं a इंटू एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो इस लीनियर इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया जिसमें एबीसी क्या है, ये तीनों चीजें। अब हमें x का वैल्यू सॉरी अब हम x y z का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ, राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ पढ़ा था, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ यूज करते हैं। हम इसके लेफ्ट हैंड साइड जो है a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर a इंटू एक्स आ जाएगा, तो इसके भी लेफ्ट हैंड साइड से a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हमारा b आ जाएगा। ठीक है, ये और ये मिलके हमारे पास क्या आ जाएगा, i हो जाएगा, और इधर हमारा x ही रहेगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इनवर्स इंटू b। तो उस हिसाब से x इक्वल टू हमारे पास कितना निकल के आएगा, a इनवर्स इंटू बी। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दिया जाए, पूरा का पूरा हमारे पास एक हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए, मैं अगर नॉर्मल के फॉर्म में 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 7, 4x माइनस 6y प्लस 10z इक्वल टू 9, इधर z होगा, 5x माइनस 2y माइनस 3z इक्वल टू 4, ऐसे दे दिया गया। ठीक है, तो इसमें से हमारा a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 2 3 5 4 माइनस 6 10 5 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, हमारा x क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, हमारा x आ जाएगा x y z, और हमारा b क्या आ जाएगा 7 9 4। अगर हम कांस्टेंट के फॉर्म में करके देखें तो ऐसा दिखेगा। अब देखिए x का मतलब क्या हो जाएगा, x का मतलब सिंपली हमारे पास x y z ऐसा निकल का इक्वल टू a इनवर्स जो है, ये a हमारा आ गया, तो a इनवर्स जो है कुछ ना कुछ नंबर के फॉर्म में एक दूसरा मैट्रिक्स आएगा जो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से आएगा, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ नंबर होगा, नंबर के फॉर्म में रहेगा। उसके बाद b जो है वो भी क्या है, वो भी नंबर के फॉर्म में ही है, 7 9 4, वो भी क्या है, नंबर के फॉर्म में ही है। तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा नंबर के फॉर्म में आएगा, पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो है किसके फॉर्म में आएगा, वैल्यू नंबर के फॉर्म में आएगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी एक मैट्रिक्स आएगा जो सिंपली कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ रहेगा, और इधर हमारे पास क्या रहेगा, एक्स वाई जेड। तो दोनों मैट्रिक्स जब बराबर होगा, ये x जो है इस नंबर के बराबर हो जाएगा, ये y जो है इस नंबर के बराबर हो जाएगा, ये z जो है इस नंबर के बराबर हो जाएगा। तो उस हिसाब से क्या हमारा x का वैल्यू
y का वैल्यू और z का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। x का वैल्यू जो भी है वो निकल जाएगा, y का वैल्यू जो भी है वो निकल जाएगा, z का वैल्यू जो भी है वो निकल जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन जो है उसको इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें a इनवर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका जो a है उसका a इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, b ऑलरेडी पता रहेगा, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद वो x y z के बराबर हो जाएगा, उससे x का वैल्यू y का वैल्यू और z का वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगा। आया समझ में आप लोगों को यहाँ तक किस तरीके से वैल्यू निकलेगा इसका? यस सर। ठीक है, चलो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि इसका वैल्यू किस तरीके से निकलेगा। अब दिक्कत कहाँ पे आता है, ठीक है, अब कैसा पता चलेगा कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम है या कंसिस्टेंट सिस्टम है कि क्या नहीं है, ये कैसे समझ में आएगा, उस चीज को देखते हैं। मैंने डिटरमिनेंट में भी पढ़ाया था कि सब कुछ अगर बढ़िया चल रहा है, अगर हमारे हिसाब से चल रहा है तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो नहीं निकलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि तीनों इक्वेशन ले लिया, a मान लिया, x मान लिया, b मान लिया, फिर इसको सिस्टम में इक्वेशन करके देखा, ठीक है, और उसको a मान लिया। हमारा जो सॉल्यूशन होता है, ध्यान से सुनिएगा, हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ इनटू b। x इक्वल टू a इनवर्स b, ये हमारा सॉल्यूशन होता है। और a इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए हमें डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ था, कोई भी मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और इसका वैल्यू निकालने के लिए, मैट्रिक्स का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या, इनवर्स का जरूरत है। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इनवर्स का जरूरत है। और इनवर्स कब मिलेगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए का वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगा। तो सिंपली एक्स का वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगा। और एक्स का जो वैल्यू निकलेगा, यहाँ देख के क्या लग रहा है, हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो भी एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकलेगा वो एक एक वैल्यू निकलेगा। सिंपली आसान सी बात है, क्योंकि मैट्रिक्स का जो वैल्यू निकल के आएगा अरेंजमेंट नंबर के फॉर्म में, वो एक ही नंबर बन के आएगा। यानी कि एक एक अगर वैल्यू निकलेगा तो हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ध्यान से समझिएगा, वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी कि सबसे पहला चीज, सॉल्यूशन कैसे निकलता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, तब हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। और इसमें इनवर्स की जरूरत है, तो इसीलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स एग्जिस्ट मतलब सॉल्यूशन निकलेगा। और वो सॉल्यूशन कितना निकलेगा, एक ही निकलेगा, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। मैं सारा चीजें समराइज कर दूंगा अभी। तो यानी कि जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा, उस केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मैं सारी चीजें समराइज कराऊंगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। तो उस केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यानी कि कंसिस्ट सिंस ए इनवर्स इज ए यूनिक, द गिवन सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, thus when a determinant of a not equal to 0 then the given system is consistent and it has unique solution। चलिए, बहुत बढ़िया, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तब यूनिक सॉल्यूशन आया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया तब क्या होगा। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया, ध्यान से सुनिएगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया उसके साथ हमारे पास दो कंडीशन आता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 के साथ अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, या फिर उसके साथ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0 के साथ अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आता है, in this case the system has no solution and it has inconsistent। अगर adjoint of a into b के साथ अगर determinant of a भी 0 आता है, then in that case the system has infinite many solution। ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा क्या है, समझिएगा चीजों को। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास है ax इक्वल टू b, ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें दो कंडीशन आ जाता है कि डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। ठीक है,
अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। उसके बाद जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस केस में हमारा फिर दो कंडीशन निकल के आता है, ठीक है। एक तो या तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू सॉरी एडजॉइंट ऑफ a इंटू b नॉट इक्वल टू 0 हो, या फिर एडजॉइंट ऑफ a सॉरी मैं इधर कर देता हूं ताकि समझने में आसानी होगा। एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इक्वल टू 0 हो, या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। उसके साथ दो कंडीशन आता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, एक जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में हमारा जो है सॉल्यूशन वो यूनिक सॉल्यूशन निकल के आता है, ठीक है। और वो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ए इनवर्स बी करके निकलेगा, ठीक है। वो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ए इनवर्स बी करके निकलेगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन आता है हमारा। उसके बाद अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए तो वहां पे भी दो कंडीशन आता है। एक कंडीशन आता है कि एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू 0 हो जाए, दूसरा आता है एडजॉइंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। जब एडजॉइंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 तो उस केस में हमारा जो आता है सॉल्यूशन वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। ध्यान से देखिए, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू 0 जो होता है तो उस केस में हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। जब एडजॉइंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 हो तो उस केस में हमारा नो सॉल्यूशन आता है। तो इसमें भी दो कंडीशन आ जाता है, जब एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू 0 तो उस केस में हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉट इक्वल टू 0 तो उस केस में नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन मतलब हो गया इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंडीशन आप लोग को याद रखना है कि ये कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, सब मिटा देता हूँ, ये सब गंदा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को याद करना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ax इक्वल टू b, उसमें अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब यूनिक सॉल्यूशन, अगर डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 तो या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकता है या तो नो सॉल्यूशन हो सकता है। जब एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जब एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में नो सॉल्यूशन। तो यही चीज आपका नीचे भी लिखा हुआ है, समरी बना के आप लोग देख सकते हैं। मैंने वही चीज हल्का सा ग्राफिकली समझा दिया कि ये हो गया हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी सॉरी एक्स इक्वल टू बी, ये हो गया हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन, अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 और एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट 0 देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। अगर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बस यही 3 पॉइंट अपने को याद रखना है, अपना पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बड़ा ही आसान आसान सा क्वेश्चन आता है। मैं एक आसान सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद एक कठिन सा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है हम लोगों के पास। एक क्वेश्चन दिया गया, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड टू शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सबसे पहला जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है इसमें हम लोग ए निकालते हैं। हमारा ए क्या होगा, 2 5 6 15, ठीक है। इसमें हम लोगों का x क्या होगा, x y। इसमें हम लोगों का b क्या होगा, 7 और सॉरी सॉरी क्या लिख दिया, इसमें हमारा b हो जाएगा 7 और 13, ठीक है।
ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें तो क्या हो जाएगा, 2, 5, 6, 15। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15, 30 माइनस 30 इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया, मतलब सबसे पहली बात यूनिक सोल्यूशन तो नहीं होगा। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए जो निकलेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा तो ये तो वही रहेगा। ठीक है, 2 का इधर कितना आ जाएगा, 2 का आ जाएगा 15। ठीक है, 5 का कितना आ जाएगा, -6, 6 का कितना आ जाएगा, -5, 15 का कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 2 माइनस 6, क्या 2 माइनस 6, 15 -6 -5 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 15 -5 -6 2। ठीक है, इसको बी के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 7 -5 इंटू 13, फिर आ जाएगा -6 इंटू 7 2 प्लस 2 इंटू 13। तो ये कितना निकल के आएगा, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो 7 3 21 माइनस 13। ठीक है, इसमें से 2 है, 6 7 42, इसमें से डायरेक्टली कर सकते हैं, बट फिर भी अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो इधर आ जाएगा -3 7 -21, और इधर आ जाएगा +13। तो इधर आ जाएगा हम लोगों के पास 5 इंटू 21 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 21 माइनस 13 8, और ये हो जाएगा -8। तो इधर आ जाएगा 40 माइनस 16। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए जो आया वो नल मैट्रिक्स नहीं आया, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो नल मैट्रिक्स नहीं आया। ठीक है, जब नल मैट्रिक्स नहीं आता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, जब नल मैट्रिक्स नहीं आता है तो सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो यानी कि इस केस में हमारा जो सिस्टम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट आया समझ में, इनकंसिस्टेंट कैसे निकलेगा। अगर ये नल मैट्रिक्स आ जाता, 0 0 आ जाता, तब ये कंसिस्टेंट बन जाता, बट ये नल मैट्रिक्स नहीं आया तो ये क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट बनेगा। आया समझ में आप लोगों को। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ये वाला क्वेश्चन लीजिए, सेकंड वाला तो सेम क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग लीजिए। और थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। थर्ड वाला क्वेश्चन में बोला गया है कि शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड सॉल्व इट। कंसिस्टेंट होने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल के बताइए कि x और y का वैल्यू कितना निकलेगा। सॉल्व कीजिए, आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, फटाफट सॉल्व करके बताइए, 2 मिनट्स ओनली।
आया कुछ सॉल्यूशन? सॉल्व हुआ कुछ आप लोगों से? सर x का वैल्यू 3 होगा और y और का y का वैल्यू -1। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1। चलिए देखते हैं। a आ जाएगा हम लोगों के पास 2 5 3 2, x आ जाएगा हम लोगों के पास x y, और b आ जाएगा हम लोगों के पास 1 7। डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू आ जाएगा 2 3 5 2 2 2 2 जा 4 -15, तो 4 -15 हो गया -11, तो नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब कंसिस्टेंट ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन कितना आएगा? ax इक्वल टू b, फिर इसको करते हैं a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इक्वल टू b। सॉरी, इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, मैं बस बता दे रहा हूँ कि a इनवर्स इंटू बी ये आ जाता है, तो फिर इन दोनों को लेके i इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी आ जाता है, तो उस हिसाब से x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी आ जाता है। तो इसके लिए हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, यानी कि 2 का 2 2 दोनों सेम ही आ जाएगा। 5 का -3 का -5, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 2 -5 -3 2, ये आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारा जो ए इनवर्स होगा वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट कोई गड़बड़ी तो नहीं है? 2 2 सही है। 5 का -3 हाँ ये आ गया, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 2 -3 -5 2। चलिए बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इधर आ जाएगा हम लोगों के पास x y, और इधर आ जाएगा हम लोगों के पास एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा? सॉरी, इनवर्स ऑफ ए ये आ जाएगा 2 -5 -3 2, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना था? डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना था? डिटरमिनेंट ऑफ ए कहाँ गया? 4 -15, 4 -15 -11 था, तो ये -1/11 यहाँ पे लिख लेते हैं इंटू बी। बी हमारे पास कितना था? 1 7, तो बी आ गया 1 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/11। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 -35। ठीक है, ये आ जाएगा -3 + 14, तो ये आ जाएगा -1/11। 2 -35 कितना आ जाएगा? -33। -33 + 14 कितना आ जाएगा? +11, तो इस हिसाब से इधर आ जाएगा -3 1। ठीक है, ओह सॉरी, -1/11 है ना, तो ये आ जाएगा +3 और ये आ जाएगा -1। ठीक है, तो एक्स वाई कितना आ गया? 3 और -1, तो x का वैल्यू कितना? 3, y का वैल्यू -1। यही आया था। यस सर। ठीक है, चलिए बाकी सब तो क्वेश्चंस है, इसमें आप लोगों को करते रहना है, और कल हम लोगों को क्वेश्चन ही डिस्कस करना है। तो ये शीट मैं भी सेंड कर दूंगा, आप लोग बैठ के आराम से बनाइएगा, पढ़िएगा। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं फिर से। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।